जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 100 तक अपने कंप्लीट कर चुके थे। सेंचुरी हम अपनी कंप्लीट कर चुके थे। आज वीडियो में क्वेश्चन नंबर 101 से आगे की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्लूइड ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड फ्लो थ्रू अ 8 सेंटीमीटर डाया पाइप। द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर लेमिनार फ्लो विल बी। हमें बताना है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी लेमिनार फ्लो के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं तो हमने दो तरीके की विस्कोसिटी हम अपनी पढ़ते आ रहे हैं। एक हमारे पास थी डायनामिक विस्कोसिटी और एक थी हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो हमने देखा था कि जो हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती थी उसका फॉर्मूला होता था डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और जिसकी यूनिट आती थी मीटर क्यूब पर सेकेंड, अगर आप लोग को याद हो तो वही काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमको गिवन है। और जो पाइप हमारे पास है उसका डायामीटर हमको गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी बताना है। अब देखिए, मैंने आप लोग को बताया था पाइप फ्लो के केस में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो हमने पाइप फ्लो देखा था और एक हमने देखा था फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम फ्लो की बात करते हैं पाइप से, तो उस समय जो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी आती है वो 2 टाइम्स आती है किसकी, एवरेज वेलोसिटी के। और जब फ्लो की बात हो रही है पैरेलल प्लेट से, तो उस समय जो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी आती है वो 1.5 टाइम्स आती है एवरेज वेलोसिटी के। अब यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी तो पता नहीं। अगर एवरेज वेलोसिटी पता होती तो उसको 2 टाइम्स कर देते और पाइप फ्लो के केस में अपना हम कैलकुलेट कर लेते कि कितना मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी होगी। तो या तो अब हम एवरेज वेलोसिटी निकालें, तब हम सोल्व करें और तब निकालें मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। या फिर उन्होंने हमें एक क्लू दे दिया है क्वेश्चन में कि फ़्लो कैसा है, हमारे पास लेमिनार फ़्लो है। तो अगर लेमिनार फ़्लो है तो रेनॉल्ड नंबर कितना होगा, हमारे पास रेनॉल्ड नंबर होगा लेस देन 2000 या इक्वल टू 2000। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, रो वी डी अपॉन म्यू होता है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी डी अपॉन न्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू अपॉन रो की जगह हम पुट कर सकते हैं न्यू। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब अगर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो रेनॉल्ड नंबर को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए, इनटू डाया ऑफ पाई अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमको पता है, डाया हमको पता है, रेनॉल्ड नंबर हमको पता है, तो हम यहाँ से वेलोसिटी नहीं निकाल सकते मैक्सिमम? बिल्कुल निकालेंगे। तो चलिए एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब सभी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे, और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू और डाया की वैल्यू और जो हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है वो, जब सब वैल्यू हम यहाँ पे रख करके सोल्व करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी हमारे पास 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन ऑप्शन हमको मीटर पर सेकंड में दिए हुए हैं, तो ये 1 मीटर पर सेकंड हमारे पास हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर में देख लेते हैं कौन से में मीट कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। इसमें क्या बोल रहा है, द लॉसेस आर मोर इन। हमको बताना है लॉसेस किस में ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉसेस की अगर बात करूं पाइप फ्लो के केस में, तो मैंने आप लोग को दो तरीके के लॉसेस बता रखे हैं। एक मेजर लॉसेस होते हैं और एक माइनर लॉसेस होते हैं। मेजर लॉसेस मैंने आपको पहले भी बताए थे, जो किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। और इन लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए डार्सी ने हमें एक इक्वेशन दी हुई है, जो कि एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी होती है, ठीक है। जहाँ पे एफ क्या होता है, हमारे पास फ्रिक्शन फैक्टर होता है। एफ क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर होता है। और फ्रिक्शन फैक्टर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में एक रिलेशन होता है, जो कि एफ इज इक्वल टू 4 टाइम्स एफ डैश होता है। ये देखिए, मैं ये चीज़ें ना क्वेश्चन से मैं आप लोग को इतनी बार रिपीट करा दूंगा। देखिए, इस क्लास का मकसद ही है यार, आप लोगों को चीज़ें इतनी रिपीट करा दो, इतनी रिपीट करा दो कि चीज़ें बिल्कुल आसान लगने लगे और एकदम से सारी चीज़ें याद हो जाएं। जो चीज़ें हम पीछे पढ़ते रहते हैं उसको हम रिपीट करते रहते हैं बार बार, जिससे चीज़ें हमें क्लियर होती जाएँ, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे माइनर लॉसेस की। तो माइनर लॉसेस जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, ड्यू टू पाइप फिटिंग। किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू पाइप फिटिंग की वजह से। अब मैंने पाइप फिटिंग की वजह से आप लोगों को बहुत तरीके के लॉसेस बताए थे, जैसे कि ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन बताया था। और एंट्री पे कितने लॉसेस हो रहे हैं, एग्जिट पे कितने लॉसेस हो रहे हैं, तो वो हमारे कौन से होते हैं, माइनर लॉसेस होते हैं। अब यहाँ पे हमसे कहा था कि ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से हमको बताना है कि किस में लॉसेस हमारे ज़्यादा होंगे। तो देखो भाई, लेमिनार फ्लो में तो वैसे ही लॉसेस कम होते हैं। यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर कितना होता है, लेस देन 2000 होता है। टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर 2000 से 4000 के बीच होता है।
और अगर टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो यहाँ पे जो रेनॉल्ड नंबर होता है आप लोग का वो कितना होता है, मोर देन 4000 होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ज़्यादा लॉसेज हमको जो देखने को मिलते हैं वो टर्बुलेंट फ्लो में देखने को मिलते हैं। अब ये लॉसेज लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो में कितना होता है, तो देखिए लेमिनार फ्लो में जो लॉसेज होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वेलोसिटी के। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें टर्बुलेंट फ्लो में, तो टर्बुलेंट फ्लो में जो लॉसेज होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वेलोसिटी की पावर 7/4 के। तो अब आप इनमें से खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन से लॉसेस आप लोग के ज़्यादा होंगे। तो टर्बुलेंट फ्लो में यहाँ पे हमको ज़्यादा लॉसेस देखने को मिलते हैं। और वैसे भी हमको मालूम है कि टर्बुलेंट फ्लो को अगर हम जनरल कॉन्सेप्ट से देखें तो टर्बुलेंट फ्लो में जो मोशन होता है वो जिगजैग टाइप का मोशन होता है। और जब जिगजैग टाइप का मोशन होता है तो फ्लूइड की लेयर क्या है, मिक्स होकर के एक दूसरे में मिक्स होकर के फ्लो होती हैं, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा लॉसेज वहाँ पर देखने को मिलता है। अब सर ये क्रिटिकल फ्लो क्या है, तो देखिए क्रिटिकल फ्लो जो होता है ये हमारा होता है कहाँ पर, ओसीएफ में, ओपन चैनल फ्लो में। इसके भी क्वेश्चंस आएंगे तब इसको भी क्लियर करेंगे। तो अभी आप समझ लीजिए क्रिटिकल फ्लो होता क्या है, जब हमारा जो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो के इक्वल हो जाए। यानी कि जो नॉर्मल डेप्थ फ्लो लाइन होती है अगर क्रिटिकल डेप्थ फ्लो लाइन के इक्वल हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। अभी बस आप इतना समझो क्या सीडीएल क्या एनडीएल होता है, ये जब क्वेश्चंस आएंगे तब सब मैं आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप लोगों को हो सकता है कुछ लोगों को ये न्यू टर्म लग रहे हो, बट कुछ लोग जो पहले से कंपटीशन में हो उनके लिए सभी आसान होगा। अगर हम बात करें क्रिटिकल फ्लो में तो यहाँ पे मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी देखने को मिलती है और मैक्सिमम डिस्चार्ज देखने को मिलता है। और यहाँ पे फ्लोड नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये चारों क्वेश्चन 4 बार अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जो भी फैक्ट्स मैं आप लोगों को देता हूँ वही देता हूँ जो क्वेश्चन पूछा गया है या फिर बन चुका है या बनने के जिसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो। तो देखिए टर्बुलेंट फ्लो में ये लॉसेज होते हैं और लेमिनार फ्लो में ये लॉसेज होते हैं, और जो हमारे लॉसेज होते हैं टर्बुलेंट फ्लो के वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेमिनार फ्लो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। द वेक, वेक हमको बताना है कि वेक क्या होता है। ऑलवेज अकर बिफोर द सेपरेशन पॉइंट, ऑलवेज अकर आफ्टर द सेपरेशन पॉइंट, इज़ अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर इंटेंसिटी या नन ऑफ द एबव। अब देखो आपको वेक नहीं मालूम, सपोज चलो वेक नहीं मालूम, लेकिन सेपरेशन पॉइंट तो मालूम होगा। सेपरेशन पॉइंट तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो सेपरेशन पॉइंट क्या होता है, सेपरेशन पॉइंट समझो। देखिए मैंने आप लोग को बताया था जब भी कोई हमारा फ्लो होता है, जब भी हमारा कोई फ्लो हो रहा होता है, इस तरीके से फ्लो हो रहा होता है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई बॉल रख दी, तो जैसे ही फ्लो आएगा तो इससे टकराएगा और टकराने के बाद क्या एक लेयर बनाता है जिसको हम बाउंड्री लेयर बोलते हैं। इस तरीके से फ्लो आएगा, आने के बाद टकराएगा और यहाँ पे एक लेयर बनाएगा जिसको बाउंड्री लेयर बोलेंगे। एक पॉइंट पे जाने के बाद फ्लो क्या हो जाता है, कुछ सेपरेट हो जाता है, जबकि इस फ्लो को आना कुछ इस तरीके से चाहिए था और ऐसे आकर के ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये इस तरीके से चला जाता है, जिसको हम ये पॉइंट जो हमको मिलता था इसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पॉइंट, सेपरेशन पॉइंट बोलते थे। और यहाँ पर आकर के ही हमारी बाउंड्री लेयर क्या कर जाती थी, रेस्ट कर जाती थी। अब ये फ्लूइड जब ऐसे जाएगा तो आगे जाने के बाद इस तरीके से घूम करके आएगा, इस तरीके से घूम करके ये फ्लूइड यहाँ पे आएगा। जब ये फ्लूइड यहाँ पे घूम करके आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, रीसर्कुलेशन। ये रीसर्कुलेट होकर के आ रहा, और यही रीसर्कुलेशन की जो प्रोसेस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, वेक बोलते हैं। अब मुझे आप खुद ये बता दो क्या ये बिफोर सेपरेशन हुआ कि आफ्टर सेपरेशन हुआ, तो ये आफ्टर सेपरेशन आप लोग का होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज अकर्स आफ्टर सेपरेशन। तो वेक जो आप लोग का बनता है वो कैसे बनता है, आफ्टर सेपरेशन बनता है। देखिए डायग्राम की हेल्प से भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन है आप लोग, यहाँ पे फ्लूइड जब यहाँ से गया तो वापस ही घूम करके आता है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, रीसर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रीसर्कुलेशन की वजह से वेक बनता है। तो आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा कि वेक क्या होता है। यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके का ये वेक फॉर्मेशन आप लोग का हो जाता है। बाकी मैंने आप लोग को समझा दिया क्या है वेक फॉर्मेशन होता है। देखिए इससे पहले यार मैं एक अनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोग के लिए कर दूं। अगर आप कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चाहते हैं, कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो 399 रुपीज़ में हमारा एप्लीकेशन है वीआईपी सिविल गुरु। वीआईपी सिविल गुरु एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहाँ से जाकर के सिर्फ 399 रुपीज़ में आपको कंप्लीट पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, जो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए लोग कहते हैं कि गुप्ता एंड गुप्ता से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। भाई एक बुक बता दो हमको जो मार्केट में अवेलेबल है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फिर तो सब लोग उसी को पढ़ लेंगे ना। अगर बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने लगे तो फिर तो सब लोग उसी को पढ़ लेंगे। गुप्ता एंड गुप्ता बुक की खास बात मैं आप लोगों को पहले कई बार बता चुका हूँ। इसकी खास बात ये है कि इसमें जो टॉपिक कवर करे गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक वो कवर करे गए हैं जहाँ से बार बार एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसलिए गुप्ता एंड गुप्ता बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। बार बार पूछते हैं कि सर क्यों इंपॉर्टेंट, कहाँ से, इसमें तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अब भाई एक बात बताओ, जो चीज़ मैंने आप लोग को बताई, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग को इतनी सारी चीज़ें बताई। चलो वेक नहीं पूछेगा, रीसर्कुलेशन पूछेगा, आफ्टर सेपरेशन, बिफोर सेपरेशन बता दिया। इसमें आप लोग को हेड लॉस मैंने इसमें बताया, चलो ये नहीं पूछेगा। हेड लॉस का फॉर्मूला पूछेगा, वो मैंने आप लोग को बताया। मैंने क्रिटिकल फ्लो बताया, रेनॉल्ड नंबर बताया, माइनर मेजर, सब कुछ आप लोग को। अगर ये नहीं पूछेगा, देखिए इतना डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द के जो पॉइंट है वो तो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो वो तो पूछेगा ना एग्जाम में। तो पूछ कहते हैं कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। अरे भाई एक बुक हमको बता दो तुम मार्केट में जो डायरेक्ट जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हो, फिर तो सब लोग उसी को पढ़ लेंगे ना, फिर सब लोग एग्जाम निकाल लेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तब जा करके क्लियर होता है। जब चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं तब याद होती हैं, तब चीज़ों को लिंक करके तब हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, 2-3 को एलिमिनेट करके कि ये नहीं हो सकता, ये तो हमने ये पढ़ा था, ये नहीं हो सकता, इसके बारे में हमने ये पढ़ा था, बचे 2, इन 2 में से इसके कम चांसेस लग रहे हैं, ये सही है, ये ऐसे करके निकलता है एग्जाम। एग्जैक्ट तो बिल्कुल एकदम किसी को याद नहीं रहता है, इतना सारा कंटेंट है। 14-15 सब्जेक्ट माइंड में रख करके चले जाओगे क्या सारे? बहुत मुश्किल होता है भाई, सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। जब आप लोगों को उसके इर्द गिर्द चीज़ें पता होती हैं तब जा करके क्वेश्चन को हम एलिमिनेट करके तब सोल्व कर पाते हैं एग्ज़ाम में, समझ रहे हो। तो 399 रुपीज़ कोई बड़ी बिग डील नहीं है आप लोग के लिए कि कहाँ भी बहुत बड़ा अमाउंट है। 399 रुपीज़ में कंप्लीट पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन सभी सब्जेक्ट का आपको डिटेल में अवेलेबल हो जाएगा। नीचे इसकी लिंक दी हुई है, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग को सारी लिंक मिल जाएंगी। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके ज्वाइन कर लो। अभी ऑफर चल रहा है, बहुत नॉमिनल प्राइस पे आप लोग को मिल जा रहा है। ठीक है, चलिए अपना हम आज का क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इन अ पाइप ऑफ रेडियस आर। एक पाइप है जिसकी रेडियस आर है, जिसकी रेडियस कितनी आर है। अगर ये सेंटर ऑफ एक्सिस है पाइप की तो ये रेडियस आर है। तो हमको बताना है मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। अब सर ये पहले तो ये बताइए कि बाउंड्री लेयर होती क्या। तो देखिए बाउंड्री लेयर होती क्या है जब मान लीजिए कि प्लेट है, इसको समझने के लिए चलिए ऐसा करते हैं हम। मान लीजिए कि फ़्लो हमारा हो रहा था, ठीक है, ये फ़्लो हमारा हो रहा था कंटिन्यूसली, एक फ़्लो था और ये चैनल का बेड था। यहाँ पे हमने एक प्लेट रख दी, ठीक है, यहाँ पे हमने एक प्लेट रख दी फ़्लो के बीच में, ठीक है, प्लेट रख दी। तो जैसे ही फ़्लो आएगा यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद इस तरीके की एक लेयर बनाएगा। इसी लेयर को हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर। सबसे पहली चीज़ तो क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हम प्लेट पे करते हैं और आपने ये डायग्राम बहुत देखा होगा प्लेट पे, यहाँ से यहाँ तक ये लेमिनार फ़्लो, फिर ट्रांजिशन फ़्लो, फिर इधर जा करके टर्बुलेंट फ़्लो, ऐसा करके डायग्राम देखा होगा। तो वो पाइप फ़्लो का डायग्राम नहीं होता है पहली चीज़ तो। वो एक प्लेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा गया कि फ्लो हो रहा था, उसके अंदर एक प्लेट रख दी, तब इस तरीके का डायग्राम हमको देखने को मिलता है। और ये डिस्टेंस एक्स होती है और यहाँ पर लेयर देखने, थिकनेस देखने को मिलती है इसकी, उसको हम बाउंड्री लेयर बोलते हैं। अब यहाँ से अगर तुम देखोगे इससे ऊपर, तो इससे ऊपर जो वेलोसिटी, अगर फ्लो मान लीजिए यू इनफाइनाइट वेलोसिटी से फ्लो हो रहा था, तो इसके नीचे वेलोसिटी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट देखने को मिलता है आपको, वो कुछ इस तरीके का वेलोसिटी ग्रेडियंट देखने को मिलता है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, और प्लेट की सरफेस पर बिल्कुल वहाँ पे वेलोसिटी हमको 0 देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक ऐसी थिकनेस हमको, एक लेयर ऐसी मिलती है जिससे ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी देखने को मिलती है, मतलब वही यू इनफाइनाइट वेलोसिटी देखने को मिलती है। और इससे नीचे अगर जाओगे तो वेलोसिटी कम देखने को मिलेगी। तो एक ऐसी लेयर हमको देखने को मिलती है जहाँ पर वेलोसिटी ओरिजिनल वेलोसिटी का लगभग 99% होता है। ओरिजिनल वेलोसिटी का लगभग 99% होता है। तो ऐसी लेयर को हम क्या बोल देते हैं, बाउंड्री लेयर बोल देते हैं। और जो उसकी थिकनेस होती है प्लेट से, उसको हम क्या बोल देते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस बोल देते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब वहीं पर अगर पाइप फ्लो, तो पाइप फ्लो के केस में भाई बाउंड्री लेयर कितनी बन जाएगी, हद से हद जितना उसका रेडियस होगी पाइप की, उससे ज़्यादा बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो मैक्सिमम थिकनेस हो सकती है पाइप फ्लो के केस में, वो रेडियस के इक्वली हो सकती है। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी देख लीजिए, मैंने आप लोग को बोल दिया कि जो थिकनेस हो सकती है बाउंड्री लेयर की, वो इक्वल हो सकती है पाइप फ्लो के केस में रेडियस के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज, हमको बताना हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या होती है। एच जी एल क्या होती है, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। तो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन की अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों को बताऊं, पाइप फ्लो के केस में होता क्या है,
जब हमारे पास कुछ हेड्स हमको देखने को मिलते हैं, देखिए मान लीजिए ये पाइप है हमारा जिसमें वाटर हमारा फ्लूड जो था वो फ्लो हो रहा था, ठीक है, वाटर या लिक्विड मान लीजिए फ्लो हो रहा था। अब ये डेटम से कुछ ना कुछ हाइट पर होगा, मान लो ये H1 हाइट, Z1 हाइट पर है, Z2 हाइट। अब इसके अंदर एक छोटा सा होल करा हमने दोनों एंड पर, होल करने के बाद पीजोमीटर लगा दिया इसमें, पीजोमीटर लगा दिया। अब जब फ्लूड फिल होगा तो जाहिर सी बात है पाइप इतना पतला होता है, ऊपर जो ग्लास ट्यूब होती है इसके ऊपर कुछ ना कुछ फ्लूड राइज कर जाता है ये। तो इस पीजोमीटर में जो फ्लूड राइज करा अगर हम उसको मीट करें, एक दूसरे से मिलाएं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेटम हेड। और यहाँ पर जो हमको फ्लूड मिला इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो P/ρg ये प्रेशर होता है, इसका हेड हो जाता है प्रेशर हेड। तो इन दोनों को मिलाने के बाद ये जो हमारे पास बनता है इसको हम बोल देते हैं पीजियोमेट्रिक हेड, ठीक है। तो ये जो लाइन मिलती है इनको ज्वाइन करने के बाद वो हो जाती है हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। अब इसके ऊपर अगर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट लाइन देखते हैं तो यहाँ पर V1² देखने को मिलता है और V2² देखने को मिलता है। ये हो जाती है हमारे पास टोटल एनर्जी लाइन, या फिर इसको आप एनर्जी लाइन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे अब मुझे एक चीज़ बताओ, ऊपर टोटल एनर्जी लाइन है और नीचे क्या है हमारे पास, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है, और सबसे नीचे क्या है, डेटम है हमारे पास। तो इनमें सबसे ऊपर कौन सी होगी, टोटल एनर्जी लाइन होगी, नहीं उसके बाद कौन सी होगी, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन होगी, फिर कौन सी होगी, डेटम होगी। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या होती है, ऑलवेज अबव द सेंटर लाइन होती है, नेवर अबव द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, बिल्कुल सही बात है। हाइड एनर्जी ग्रेड लाइन से जो टोटल एनर्जी लाइन है उससे ऊपर चली जाएगी क्या, HGL, हाइड्रोलिक ग्रेड, ऊपर एनर्जी लाइन थी नीचे हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन थी और डेटम था, तो ये वाली लाइन इससे ऊपर चली जाएगी क्या, नहीं। तो नेवर अबव द हाइड्रोलिक एनर्जी ग्रेड लाइन, एनर्जी ग्रेड लाइन से ऊपर नहीं जा सकती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लो, अगर टोटल एनर्जी की बात हो रही है तो उसमें प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड, तीन चीज़ें ऐड होंगी, उसमें 3 वैल्यू ऐड होंगी। और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन में केवल 2 ही वैल्यू ऐड होंगी, प्रेशर ग्रेडियंट और डेटम ग्रेड प्रेशर हेड और डेटम हेड। जब ये दोनों आप ऐड करोगे तो 2 की वैल्यू ज़्यादा आएगी कि 3 की वैल्यू ज़्यादा आएगी, यही वैल्यू ज़्यादा आएगी ना, तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी तो ये लाइन ऊपर रहेगी और जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन वाली लाइन है वो नीचे रहेगी, ठीक है। और ये इमेजनरी लाइन होती है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106, जो कि सिविल सर्विसेज में पूछा गया था 1993 में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 2 पाइप सिस्टम आर सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन, 2 पाइप का सिस्टम से, 2 पाइप सिस्टम है उसको हम इक्विवेलेंट कहेंगे कब, 2 पाइप्स का सिस्टम, एक पाइप ये एक पाइप ये, हम मान लो ये सीरीज में भी कनेक्ट हो सकते हैं और ये पैरेलल में भी कनेक्ट हो सकते हैं, है कि नहीं। तो ये 2 पाइप सिस्टम है तो हम इसको इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, ये हमसे कहा है। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं पाइप कनेक्शन की। तो हम 2 तरीके से पाइप को कनेक्ट करते हैं सर, एक कनेक्ट करते हैं हम सीरीज में और एक हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, ठीक है। एक तो कनेक्ट करते हैं सीरीज में और एक हम कनेक्ट करते हैं उनको पैरेलल में। तो सीरीज में जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम सेम डिस्चार्ज होना चाहिए और हेड लॉस अलग अलग होना चाहिए। पैरेलल में बात करें तो अलग अलग डिस्चार्ज होना चाहिए लेकिन हेड लॉस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम करते क्या, सीरीज और पैरेलल में जो पाइप लगे हुए हैं अगर इनकी जगह पर हम कोई एक पाइप लगा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट पाइप। और ये इक्विवेलेंट पाइप इस तरीके का होता है जिसमें सेम डिस्चार्ज और सेम हेड लॉस होता है, जैसे या तो सीरीज में था या फिर पैरेलल में था। क्योंकि अगर आप सीरीज की जगह लगा रहे हो तो सीरीज की तरह सीरीज इक्विवेलेंट पाइप बोलेंगे उसको, और अगर पैरेलल पाइप कनेक्शन की जगह लगा रहे हो तो उसको आप पैरेलल इक्विवेलेंट पाइप बोलोगे। और सपोज आपने सीरीज़ की जगह लगाया तो सीरीज इक्विवेलेंट पाइप हो गया जिसमें डिस्चार्ज तो सेम था लेकिन हेड लॉस क्या था, अलग अलग था। तो अब इक्विवेलेंट पाइप जो हम लगाएंगे उसमें सेम डिस्चार्ज होगा और सेम ही क्या होगा, हेड लॉस होगा। तो ऐसे पाइप को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पाइप बोलते हैं। तो क्या होगा इक्विवेलेंट के केस में, हेड लॉस और डिस्चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, हेड लॉस एंड डिस्चार्ज आर सेम इन 2 सिस्टम। दोनों में हेड लॉस और डिस्चार्ज क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। किस केस में, जब हम उसको इक्विवेलेंट कहेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 106 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी पॉइंट मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए इक्विवेलेंट, हमारे पास इक्विवेलेंट पाइप जब हम लगाते हैं तो इसके लिए हमें ड्यूपिट्स एक साइंटिस्ट
थे, ड्यूपिट्स को हम एक इंजीनियर बोल सकते हैं, एक इंजीनियर्स थे जिन्होंने एक फॉर्मूला हमको दिया था इक्विवेलेंट लेंथ निकालने का या फिर इक्विवेलेंट डाया हमको कैलकुलेट करने का। तो इक्विवेलेंट लेंथ अगर कैलकुलेट करनी तो ये फॉर्मूला हमको दिया था कि जो भी कनेक्शन है पाइप के, उसका L1 लेंथ होगी, D1 डाया, L2 लेंथ होगी, D2 डाया होगा, L3 लेंथ होगी, D3 डाया होगा, सबकी वैल्यू रख करके ओवरऑल लेंथ आपको, डाया आपको पता होगा कितना डाया आपने लगाया, तो आप लेंथ वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो इक्विवेलेंट पाइप की। तो ये फॉर्मूला हमें किसने दिया था? ड्यूपिट्स ने दिया था। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 107। इन सीरीज पाइप प्रॉब्लम, इन सीरीज पाइप प्रॉब्लम, मैंने अभी आप लोगों को दो तरह के कनेक्शन बताए, सीरीज और पैरेलल। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन सीरीज कनेक्शन, तो सीरीज कनेक्शन में मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि डिस्चार्ज तो सेम होता है हर एक पाइप में, लेकिन जो हेड लॉस होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का। यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग, दो तरीके का कनेक्शन होता है पाइप में, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज में डिस्चार्ज तो सेम होता है, लेकिन जो हेड लॉस होता है वो वेरी करता है। जबकि पैरेलल में क्या होता है, डिस्चार्ज सेम नहीं होता है और जो हेड लॉस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जो हेड लॉस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन वो सेम होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये देखिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको दिया हुआ है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है पाइप का और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज में आप लोग याद रखेंगे डिस्चार्ज सेम होता है, पैरेलल में डिस्चार्ज सेम नहीं होता, क्योंकि इसमें डिस्चार्ज कुछ और जा रहा है, इसमें कुछ और जा रहा है। तो डिस्चार्ज कैसे सेम हो जाएगा? तो Q1 नॉट इक्वल टू Q2 इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 108। इसमें क्या कर रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? अब देखो एक पाइप आपने लगा दिया यार, अब पाइप को आप यूज करते जाओ, यूज करते जाओ, तो जितना आप यूज करते जाओगे एक टाइम ऐसा आएगा कि ज़्यादा यूज करने की वजह से पाइप में क्या आ जाती है, अंदर रफनेस हो जाती है, जिसकी वजह से लॉसेज हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और फिर उस पाइप को हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह नया पाइप लगा देते हैं। जब पुराना पाइप हो जाता है तो देखा होगा ना, अगर आपने ओल्ड पाइप देखा तो उसकी सरफेस पर क्या हो जाते हैं, अंदर थोड़े से कैविटी टाइप की हो जाती है, अंदर थोड़े गड्ढे वगैरह हो जाते हैं जब ज़्यादा यूज करते हैं। तो जैसे जैसे उसको यूज करते जाते हैं तो उसकी रफनेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इसी को लेकर के पॉइंट हमसे पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द एब्सोल्यूट रफनेस इंक्रीज विद टाइम। जैसे जैसे हम उसको यूज करते जाते हैं पाइप को, टाइम बढ़ता जाता है, तो उसकी वजह से पाइप की रफनेस क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। इसमें हमसे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ सडनली क्लोज्ड a valve is suddenly closed in a water main in which the velocity is 1 meter per second and the velocity of pressure wave is 981 meter per second. The inertia head at the valve, हमको inertia head बताना है, inertia head कितना होगा वाल्व पर। तो यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, एक वाल्व था उसको सडनली क्लोज करा, जिस पाइप में वाटर फ्लो हो रहा था जिसको हमने सडनली क्लोज कराया, जिसका वाल्व, उसकी जो वेलोसिटी थी उसमें फ्लो होने की वो 1 मीटर पर सेकंड थी। लेकिन जैसे ही आपने वाल्व को क्लोज करा, देखिए ये यहाँ पे होता है इस तरीके से, अगर फ्लो हो रहा था 1 मीटर पर सेकंड से, तो आपने यहाँ पे वाल्व को सडनली क्लोज कर दिया, तो इसमें जो प्रेशर वेव जनरेट हुई है उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 981 मीटर पर सेकेंड है। जबकि जो फ्लो आ रहा था वो कितने से आ रहा था, 1 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था। तो हमको यहाँ पे इनर्शिया हेड बताना है वाल्व पर कि इनर्शिया हेड कितना होगा। तो इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इनर्शिया हेड का फॉर्मूला आता होगा। तो इनर्शिया हेड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इनर्शिया हेड का फॉर्मूला होता है CV/G। यहाँ पे C क्या होता है, प्रेशर वेव होता है, V क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है। तो प्रेशर वेव की वैल्यू 901 है और जो वेलोसिटी फ्लो करके आ रही थी उसकी 1 है, और जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.81। तो सबको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 100 मीटर। तो वहाँ पे 100 जो हेड हमको देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा, 100 मीटर का हेड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको आप समझ सकते हो। अब देखो बात अगर हम करें, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास वाटर फ्लो हो रहा था, सडनली आपने वाल्व बंद कर दिया, तो यहाँ पे जो एक नॉकिंग साउंड होती है, इस नॉकिंग साउंड को हम क्या बोलते हैं, वाटर हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वाटर हैमर। क्योंकि यहाँ से जब ये फ्लो हो रहा था और ये आ करके जब इसको वाल्व को हम बंद करते हैं तो एकदम से टकराता है, टकराने के बाद नॉकिंग साउंड होता है, फिर इसके बाद इधर से एक वेव जनरेट होती है जिसको हम प्रेशर वेव बोलते हैं, वेव ऑफ हाई प्रेशर बोलते हैं, जिसको हम C से लिखते हैं। तो ये जो वेव ऑफ हाई प्रेशर होती है,
ठीक है। ये वाटर एक्शन जो हैमरिंग एक्शन जो होता है उसकी वजह से होती है, और ये डिपेंड करती है बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड पे। ये बल्क मॉडुलस जो होता है फ्लूइड का, इसके ऊपर डिपेंड करती है। और बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास ये बल्क मॉडुलस होता है। ये हमको ये बताता है बल्क मॉडुलस कि फ्लूइड हमारा कंप्रेसिबल था कि इनकम्प्रेसिबल था। मतलब इनडायरेक्ट वे में हम ये कह सकते हैं, जो वेव है, हाई प्रेशर वेव है जो सी है, इसकी जो वेलोसिटी होगी डिपेंड करेगी इसके ऊपर कि फ्लूइड कंप्रेसिबल था कि इनकम्प्रेसिबल था जो फ्लो हो रहा था। क्योंकि बल्क मॉडुलस के ऊपर डिपेंड कर रही, तो बल्क मॉडुलस के ऊपर डिपेंड कर रही, तो कहीं ना कहीं कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल चीज़ को ही हमारा बताता है बल्क मॉडुलस। और अगर आप वेलोसिटी देखोगे प्रेशर वेव की, तो उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में सी अपॉन रो होता है, जहाँ पे सी जो होता है वो बल्क मॉडुलस होता है और मास डेंसिटी होता है रो। तो जब आप प्रेशर वेव जो है उसकी वेलोसिटी देख रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बल्क मॉडुलस के। तो बल्क मॉडुलस हमको ये बताता है कि फ्लूइड कंप्रेसिबल है कि इनकम्प्रेसिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेव है, हाई प्रेशर वेव है जो टकरा करके वापस गई थी हमारी वाल्व से, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिपेंड करेगी कि फ्लूइड कंप्रेसिबल था कि इनकम्प्रेसिबल था। ठीक है, इसके ऊपर ये डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। द स्पीड ऑफ प्रेशर वेव थ्रो अ पाइप डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, द स्पीड ऑफ प्रेशर वेव, जो स्पीड होती है प्रेशर वेव की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड के। बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड क्या है कि वो फ्लूइड वाटर है यानी कि लिक्विड है कि गैस है, वो इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, बल्क मॉडुलस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। स्पीड ऑफ प्रेशर वेव जो कि सी होती है और अंडर रूट में के अपॉन रो होता है, जहाँ पे के बल्क मॉडुलस होता है और रो क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो ये हमारा प्रेशर वेव का, स्पीड ऑफ प्रेशर वेव का फॉर्मूला होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कंटेंट कैसा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर आप लोगों को कोई सजेशन देना है तो वो भी दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जैसे जैसे सजेशन देते जाएंगे मैं चीज़ों को अपडेट करता जाऊँगा। और हाँ, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। वहाँ से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अगर आप लोग कंटेंट अच्छा लगे तो फुल कंटेंट आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।